दोस्तों, अगर आप बाज़ार में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है एक अच्छी एडवाइस और भरोसेमंद सर्विस। और यहाँ अकाउंट ओपन करना भी है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज ही जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में। अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना अकाउंट ओपन कराएं। आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और वीकली एक्सपायरी से एक दिन पहले भारतीय बाजारों में आज काफ़ी उतार चढ़ाव रहा, जहां पे शुरुआती दौर में भारतीय बाजारों की एक फ्लैट शुरुआत, धीरे धीरे वो तेज़ी बढ़ी और तेज़ी के साथ निफ्टी करीब करीब 17,450 के ऊपर फॉर्मली ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन सेकेंड हाफ में फिर वो न्यूज़ फ्लोज जो कि आते हुए दिखाई पड़े रशियन साइड से, फिर बाकी इंटरनेशनल मार्केट से, उसका एक इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ा और भारतीय बाजार में ऊपरी स्तर से तेज़ बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ी। तो ओवरऑल एक हैवी वोलेटाइल डे, जबकि शुरुआत में भी आज मार्केट्स में वोलेटिलिटी थी लेकिन वो उतनी बड़ी रेंज में नहीं थी। सेकंड हाफ में उसकी रेंज और बड़ी हो गई और ज़्यादा बिकवाली मार्केट्स में बनते हुए दिखाई पड़ी। जिन एनबीएफसी स्पेस के शेयरों में सुबह खरीदारी थी वहाँ पर ईज आउट हुआ, यानी जो प्रॉफिट्स थे वो कम होते हुए दिखाई पड़े। कुछ सपोर्टिव बाइंग थी ऑटो के सिलेक्टिव स्टॉक्स में, जो कि वाइप आउट होते हुए दिखाई पड़े और प्रेशर में बंद हुए। पूरा ही ऑटो इनफैक्ट प्रेशर में रहा आज। तो बैंक्स के अंदर दबाव आता हुआ दिखाई पड़ा। आईटी में मिड कैप आईटी टूटा, स्पेशली माइंड ट्री, एलएनटी इन्फोटेक, एलएनटी टेक, कोफोर्ज, ये कुछ ऐसे नाम थे जहाँ पर प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ा। करेंसी मार्केट्स में इसका प्रेशर रहा सेकेंड हाफ के अंदर। क्रूड रिलेटेड जो कंपनीज थी वहाँ पर खरीदारी थी। ओएनजीसी इनफैक्ट डे हाई के आसपास वो बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। आज की नई लिस्टिंग वेदांत फैशन, वो अच्छी तेज़ी के साथ बंद होते हुए दिखाई पड़े और वहाँ पर भी जो शुरुआती मूव थे उसके बाद वहाँ तेज़ी और बढ़ते हुए दिखाई पड़ी। तो अलग अलग स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स मार्केट में देखने को मिल रहे थे। हालांकि आज सुबह से एक बहुत नोटिस जो इम्पॉर्टेंट फीचर था वो ये था कि मिड कैप स्मॉल कैप मैच बाइंग थी, स्पेशली स्मॉल कैप में 1.5% के आसपास की खरीदारी स्मॉल कैप इंडेक्स में थी और करीब करीब 0.5% ऊपर मिड कैप इंडेक्स कामकाज करता हुआ दिख रहा था। F&O साइड पर आज सुबह से ही बियरिश टोन पे मार्केट्स कामकाज कर रहे थे। 150 के आसपास ऐसे फ्यूचर्स थे जो कि प्रेशर में थे और बाकी फ्यूचर्स में खरीदारी थी। तो ब्रॉडर मार्केट में मिड कैप स्मॉल कैप कैश मार्केट के शेयरों में खरीदारी थी और F&O साइड के शेयरों में कुछ प्रेशर देखने को मिल रहा था। लेकिन ओवरऑल मूड माहौल जो था वो सुबह थोड़ा बेटर हाफ में था। सेकंड हाफ तक आते आते वो प्रेशर में रहा और लास्ट तक आते आते तो वहाँ पर बिकवाली का दौर बनता हुआ दिखाई पड़ा। ओवरऑल मूड माहौल जो थोड़ा बिगड़ता हुआ दिखाई पड़ा सेकेंड हाफ में खास तौर से। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर देता हूँ और बातचीत कर लेता हूँ कुछ दर्शकों के सवालों को लेकर भी। चलिए, जो पहला सवाल मेरे पास आया है वो है SBI कार्ड के ऊपर क्या करना चाहिए। सर, SBI कार्ड में 2-3 चीज़ें ध्यान रखें। पहले तो ये शेयर लिस्टिंग के बाद टूटा, फिर उसके बाद लोअर लेवल से स्ट्रॉन्ग पुल बैक देखा गया और वापस उसके बाद जैसे F&O में आया वापस हायर लेवल से बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ी और उससे ज़्यादा शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो गई। लेकिन फिर भी फंडामेंटल वाइज तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट क्वार्टर के नंबर्स में थोड़ा सा जो इनकी ग्रोथ थी, लोन ग्रोथ थी, वो थोड़ी धीमी ज़रूर आते हुए दिखाई पड़ी यूजुअली जो ग्रोथ है उसके सामने। लेकिन फिर भी मार्केट शेयर 19-20% के आसपास ही देखने को मिला। तो बहुत ज़्यादा कोई वीकिश साइड स्टेटस नहीं है। अब आपने कितने समय के लिए लिया है, क्या सिचुएशन सोच के चल रहे हैं, वो एक चीज़ ज़रूर है जिसके ऊपर आपको नज़र रखनी होगी। लेकिन अदरवाइज एज सच कोई फंडामेंटल चेंज स्टॉक में शायद ही होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, तो वो चीज़ आप ध्यान रखिएगा। बहुत ज़्यादा कोई फेरबदल फंडामेंटली तो स्टॉक के अंदर नहीं हुआ पिछले 2 क्वार्टर के अंदर। लेकिन ऑब्वियसली ये स्पेंडिंग रिलेटेड कंपनीज हैं या बाकी अर्बन स्पेंडिंग रिलेटेड कंपनीज हैं, जिसका लार्जेस्ट प्लेयर सिटी HDFC है और HDFC के कुछ नए कारोबार ऐड करने और जब से वो खबर आई थी कि HDFC दोबारा क्रेडिट कार्ड बिजनेस को वापस स्टार्ट कर सकता है, डिसबर्स कर सकता है, उसके बाद से कुछ ज़्यादा प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन अदरवाइज कंपनी में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं देखने को मिल रही है। चलिए अब कुछ और सवालों की बातचीत कर लेते हैं। पहला तो HDFC बैंक एट CMP। सर, HDFC बैंक को अगर आप लॉन्ग टर्म होराइजन के हिसाब से सोच रहे हैं तो इसमें कोई खास इशू नहीं है। तो आप आराम से इसमें खरीदारी कर सकते हैं और बने भी रह सकते हैं, नई खरीदारी भी कर सकते हैं, SIP मोड में भी जा सकते हैं। इस साल में अपने हायर लेवल से इनफैक्ट 28% के आसपास का फॉल HDFC बैंक में हमने देखा है। HDFC लिमिटेड करीब 40-44% के आसपास की वैल्यूज़, नहीं माफ़ कीजिएगा, 40-44% की वैल्यू HDFC AMC में आई थी और करीब 30-35% के आसपास की वैल्यू HDFC लाइफ इरोड कर चुका था कल तक के फॉल में। तो पूरे ग्रुप में ही फॉल है। 2-3 कंसर्न जो मार्केट मान रहा है, तो FIs फेवरेट ग्रुप है, तो FIs की बिकवाली जैसे जैसे हो रही है वैसे वैसे ग्रुप ईज आउट हो रहा है। दूसरा, सक्सेशन प्लान को लेकर भी बाजार में बातचीत है कि सक्सेशन प्लान को लेकर भी कुछ इशू है जिसकी वजह से यहाँ बिकवाली देखने को मिल रही है, वो एक और बड़ी वजह बाजार मानकर चल रहा है। तीसरा, स्टेबल ग्रोथ, क्योंकि एग्रेसिव ग्रोथ नहीं है, इसलिए HDFC बैंक को पर्टिकुलरली इसलिए टूट रहा है। ICICI के कंपैरिजन में लोगों को मानना है कि HDFC ज़्यादा बेटर ICICI परफॉर्म कर सकता है इसलिए। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच में कोई नई बिकवाली नहीं है HDFC बैंक में।
पहले भी मल्टीपल टाइम्स ये बिकवाली आ चुकी है, पहले मल्टीपल टाइम एचडीएफसी बैंक अंडर परफॉर्म कर चुका है मार्केट को, और पहले भी मल्टीपल टाइम एचडीएफसी ग्रुप में दबाव देखने को मिला है। लेकिन एंड ऑफ द डे एचडीएफसी ग्रुप नया ऑल टाइम हाई सितंबर अक्टूबर में ही बना के गया। तो इस पूरे साल के सितंबर अक्टूबर ये नवंबर 2021 में, यानी कि पिछले 5 महीनों में इनकी दिशा दशा बदली है। तो इतना पैनिक वाली कोई चीज़ नहीं है। एक तरफा तेज़ी भी दिखाई है तो एक तरफा बिकवाली भी आते हुए दिखाई पड़ सकती है। तो थोड़ा सा ईज आउट करिए और बने रहिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। नीचे के दाम पे आप खरीदारी भी कर सकते हैं, और इंटरेस्टिंग पार्ट से एसआईपी वे में आप अपने पोर्टफोलियोज में ऐड भी कर सकते हैं। डायरेक्टर साहब से एक रिक्वेस्ट है, डायरेक्टर साहब प्लीज़ मुझे अपने ज़रा सवाल भी भेजिए। मेरे पास सवाल ज़्यादा मुझे दिख नहीं रहे हैं कि मुझे कौन सवाल लेने हैं। तो 2-3 सवाल जो मेरे पास अभी भी आ रहे हैं, उसमें एक सवाल आ रहा है हालिया लिस्टिंग को लेकर, जो वेदांत की आज लिस्टिंग हुई है। सर, वेदांत के केस में एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, आज में मूव था, जो मेरे पास कुछ सोर्स बेस्ड इन्फॉर्मेशन आ रही है वो ये कि इसमें कुछ ब्लॉक्स हुए हैं और वो ब्लॉक्स की पोजीशन पेंडिंग रह गई है, शॉर्ट्स पड़ गए एचएनआईज की तरफ से। तो शायद ऐसा हो कि इसमें एक फाइंड एक बड़ा झटका आ सकता है तेज़ी का, वो कल या परसों में किसी भी दिन आ सकता है। तो आप उस लिहाज से रखिएगा, अगर आपके पास पोजीशन है तो एटलीस्ट 2-3 दिन के लिए तो आप उसे होल्ड कर ही सकते हैं, लेकिन अदरवाइज में लॉन्ग टर्म के लिए बहुत कोई सिचुएशन नहीं है। आप ये मानिए कि वेदांत की मार्केट कैप 50,000 करोड़ है और जो रेमंड की मार्केट कैप है वो 5,000 करोड़ है, जबकि उनके रेवेन्यूज़ 8,000 करोड़ है। तो उस हिसाब से आप समझिएगा कि वैसे वैल्यूएशन वाइज महंगा है, लेकिन 1-2 दिन के लिए इसमें मोमेंटम गैदर होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। ओके, 2-3 सवाल और जो मेरे पास डायरेक्टर साहब ने भेजे हैं, उसमें पहला नाम है कोलगेट और जाइडस वेलनेस, विच वन एट दिस बेस्ट इन दिस प्राइस। कौशिक साहब, ज़्यादा बेटर कोलगेट है एनी डे, क्योंकि लार्जेस्ट प्लेयर है अपने स्पेस में। दूसरा ग्लोबल जाइंट है, डिविडेंड पेइंग कंपनी है, मल्टीनेशनल है, आज नहीं कल चलता है, स्लो चलेगा लेकिन चलेगा ज़रूर। बहुत कुछ होता है इसमें डाउन साइड में खोने के लिए, 1200 रुपये के आसपास के तो लोज ही हैं, तो बहुत कुछ तो है नहीं खोने के लिए। ज़्यादा बेटर पोजीशन में ये है। जाइडस के केस में ऑलरेडी चला हुआ शेयर था तो थोड़ा नीचे आ रहा है, दूसरा मल्टीनेशनल नहीं है, डिविडेंड उस तरह के नहीं है, और ग्रोथ वाइज भी कोलगेट थोड़ी स्टेबल ग्रोथ देगा। तो एटलीस्ट आप इसको देख सकते हैं अगर आप लॉन्गर होराइजन से सोच रहे हैं तो। बेस्ट केमिकल स्टॉक टू बाय नाउ, ये किसी और ने मुझसे पूछा था। सर, केमिकल में बहुत, वैसे जुबिलेंट इंग्रेविया सो फार सही दिख रहा है मुझे, क्योंकि नंबर वाइज उसमें कुछ खास अब और क्या डाउन साइड आएगा। ऑलरेडी 740 रुपये का शेयर 500 रुपये की रेंज में घूम रहा है। नंबर भी ठीक थे लास्ट क्वार्टर के, बहुत अच्छे नंबर कंपनी ने पोस्ट किए थे, जिसके बाद शेयर चला भी था 5-6%। तो इतने अच्छे नंबर के बावजूद अगर शेयर नीचे मिल रहा है उस दाम से, जो दाम उस दिन था, तो रिस्क है नहीं ज़्यादा। यहाँ से शायद एक पुल बैक जल्दी दे दे स्टॉक, तो उस लिहाज से आप इसको देख सकते हैं, पेशेंस अगर आप में है तो। और ग्रुप भी ठीक है, भारतीय ग्रुप की कंपनी है। बाकी केमिकल स्पेस में अगर लॉन्ग टर्म जाना चाहते हो, दीपक नाइट्राइट, SRF, अतुल, ये कुछ अच्छी कंपनियां हैं, लेकिन सब बहुत भागी हुई हैं। तो बुरे दौर में नीचे मिले तो ज़्यादा बेटर है। कोशिश करता हूँ आज कुछ आंकड़े निकालने, अगर मिलता तो मैं ज़रूर इस पर शेयर करता हूँ। ओके, मैक्स हेल्थ केयर, पुष्कर साहब, ये कंपनी के मैनेजमेंट से मैंने कई बारी बात की है और बहुत अच्छे से बातचीत हुई है इनके मेरी। मैक्स हेल्थ केयर NCR स्पेस में कामकाज करती है, NCR में ही इनके सारे हॉस्पिटल हैं। ये कंपनी स्पेशलाइज्ड है नी रिप्लेसमेंट में और मेजर सर्जरीज में। इस कंपनी का जो मेजर कारोबार है वो कारोबार होता है विदेशी टूरिस्ट से। विदेशी टूरिस्ट से कैसे? क्योंकि दुनिया भर में जो मेडिकल कॉस्ट है इलाज की, वो काफ़ी महंगी है भारत के कंपैरिजन में। तो विदेशी टूरिस्ट इंडिया में आते हैं इलाज कराने के लिए, और दिल्ली उनका सबसे बड़ा हब है। दिल्ली एंड मुंबई एंड चेन्नई, 3 जगह हैं, जिसमें दिल्ली सबसे बड़ा उनका हब है, और दिल्ली में ही इनकी डोमिनेंस है। तो इनके पास रियलाइजेशन बहुत अच्छे होते हैं इस वजह से। कोविड की वजह से इनके पुराने रियलाइजेशन ख़त्म हो गए। ऑब्वियसली बात है, जब आपको विदेशी पेशेंट है वो आके इलाज कराएंगे तो ज़्यादा पैसा मिलता है, ज़्यादा अच्छा रियलाइजेशन होता है। लेकिन जब वो नहीं आ रहे हैं, बिकॉज फ्लाइट्स बंद हैं, इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद हैं, तो इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद होने की वजह से वो आ नहीं पा रहे हैं। तो घरेलू कारोबार में ये लोग एक्सपैंड कर रहे हैं, यानी घरेलू कारोबार इनको मिल रहा है, जिसमें कोविड है और बाकी चीज़ें हैं, और वहाँ इतना कोई खास वो नहीं है, रेवेन्यूज या रियलाइजेशन नहीं है। इसलिए जब उनसे मेरी लास्ट बात हुई थी, उन्होंने यही कहा था कि हम वेट कर रहे हैं कब फ्लाइट्स खुलती हैं। ये 2 क्वार्टर पहले की बात है, लेकिन तब से लेकर अब तक फ्लाइट्स खुली नहीं। आज ये खबर आई थी कि अब जल्दी 31 मार्च के शेड्यूल में शायद इंटरनेशनल फ्लाइट्स खुल जाए। अगर ऐसा होता है तो अगले 6 महीने में या अगले 3 तिमाही में इनकी सिचुएशन बदलेगी। आप उस हिसाब से कॉल लें तो ज़्यादा बेटर है। ग्लोबल, मतलब अगर आप सिर्फ हॉस्पिटल स्पेस में ही खेलना चाह रहे हैं तो अपोलो हॉस्पिटल इज़ द बेस्ट। 72 हॉस्पिटल,
45,000 रुपये पर बेड का रियलाइजेशन, सेकंड बेस्ट रियलाइजेशन, पुरानी कंपनी, इक्विटी छोटी, वो एक ज़्यादा बेटर डील आपको दिखेगी। ओके, जोमेटो 850 एट 230, पूरन साहब कुछ गड़बड़ है, ये 230 तक अभी गया ही नहीं जोमेटो, ये 160 गया था हाईएस्ट में, लेकिन 130 के लिए मैं मान लेता हूँ फॉर अ सेफर साइड। दोनों ही केसेस में, चाहे वो 260 हो या 160 हो, ये कंपनी लॉस मेकिंग है अभी भी। लास्ट 3 साल का इसका जो नंबर है फाइनेंस में, वो करीब 4,300 करोड़ रुपए के आसपास का लॉस दिखा चुका है। इतने बड़े लॉस के साथ कंपनी की इतनी मार्केट कैप है, जो कहीं से रीजनेबली साउंड नहीं करती है। फ्यूचर जनरेटिंग बिजनेस है, फ्यूचर ग्रोथ वाला बिजनेस है, सब कुछ अच्छा है, मैं डिनाई नहीं करता किसी भी चीज़ को, लेकिन प्रॉफिट, वेयर इज द प्रॉफिट? कोई भी कंपनी कितनी भी अच्छी हो, कितना भी फ्यूचर हो, कितनी भी अच्छे एक्सपेंशन प्लान्स हो, मुनाफा कहीं तो दिखे ना। तो अगर मुनाफा दिखे, उस टाइम थोड़ा महंगा भी मिले, तो ज़्यादा बेटर नहीं दिखेगा आपको। मान लीजिए क्या होगा, आज 70 रुपये 75 रुपये वाला जोमेटो घूम घाम के मिल जाएगा आपको 200 रुपये पे, लेकिन तब एटलीस्ट आपको प्रॉफिट दिख रहा होगा, तो आपके पास सिचुएशन थोड़ी साउंड दिखेगी। अभी सिचुएशन क्लीन नहीं है, आपको विजिबिलिटी नहीं है, सिर्फ वो वादे सपने हैं जो अभी आएंगे आगे चल के। फिर भी ये मान लीजिए कि हाँ, इशू प्राइस 70 72 75 रुपये था, कभी झटका खाएगा, नीचे मिल जाएगा तो बात अलग है, तब कॉल ली जाएगी उसके हिसाब से। ब्रोकरेज हाउसेस टारगेट्स तो अभी भी 120 130 100 हिसाब से, इसी हिसाब से, तो आप अपनी रणनीति उसके हिसाब से बना सकते हैं। इन्फोसिस कॉल ऑप्शन, रुपेश साहब मैं बाजार को छोटी अवधि के लिए ट्रैक नहीं करता, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। इन्फोसिस लॉन्ग टर्म के लिए ऑब्वियसली बात है, कोई दो राय नहीं इसको लेने के लिए। वो बात अगले थोड़ा महंगा ज़रूर है, नीचे आए तो ज़्यादा अच्छी बिड बनेगा। अच्छा, इन्फोसिस व्यूज़ प्लीज़। हाँ, तो इन्फोसिस पे सवाल अगर लॉन्ग टर्म के लिए, तो सर यही जवाब है कि बायबैक भी होकर गया है, तो बायबैक के बाद शेयर नीचे यूजुअली आते हैं, शायद टीसीएस भी आए, लेकिन क्योंकि वो एक्स्ट्रा जो बायबैक के लिए शेयर लिए जाते हैं वो थोड़े टेंडर होते हैं मार्केट्स में। लेकिन फिर भी ये कंपनी में कोई बुराई नहीं है, कैश रिच कंपनी है, सेकंड लार्जेस्ट आईटी कंपनी है, ग्रोथ भी अच्छी है। आजकल हवा वापस पलट रही है आईटी से अलग, तो इसलिए थोड़ा आपको बुरा लगेगा नीचे आता हुआ शेयर, लेकिन ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आराम आराम से एक्यूमुलेट करिए, नीचे मिलेगा तो आप बढ़िया रखिए इन शेयरों को। और पुरानी हिस्टोरिकली भी इन्फोसिस वन ऑफ द लार्जेस्ट रिटर्न देने वाली कंपनी है, आराम से आप इसके अंदर बने रह सकते हैं, लीडर है अपने स्पेस में। ओके, BEPL, विशाल साहब, ये भंसाली इंजीनियरिंग पॉलीमर्स की आपने शायद बात की है। देखिए सर, भंसाली पॉलीमर्स वैसे कंपनी खराब नहीं है, इसके 2 क्वार्टर के नंबर ठीक थे, इस क्वार्टर के नंबर तो इनके बहुत ही अच्छे आए थे, बल्कि जो लास्ट क्वार्टर गया है। एक ही फ्लॉ है इसमें कि शेयर चलता नहीं है, चाहे वो नंबर कैसे भी दे दे, क्योंकि इसमें एक्टिविटी बहुत ज़्यादा अलग तरह की जाती है। मतलब पूरे स्पेस में अच्छे क्लाइंटेल हैं, अच्छे नंबर्स हैं, अच्छी सिचुएशन है, कैपेसिटी एक्सपेंशन है, लेकिन उसके बावजूद भी शेयर में ज़्यादा चाल नहीं आती, आमतौर पर नंबर्स के आसपास ही चलता है। तो बेटर यही है कि अभी अगर आप नीचे फंस गए हैं तो वेट कर लीजिए, जैसे ही नंबर्स के आसपास से चलना शुरू हो तो आप निकल जाएं, ज़्यादा बेटर है। इससे बेटर इस स्पेस में चलने वाली कंपनियों में आइनियोस है, अगर आपने सुना हो तो, आइनियोस स्टाइरोल्यूशन ये उसका नाम है, आप उसको देख सकते हैं, वो इसका नेक्स्ट पीयर है, उसमें फिर भी मोमेंटम इससे ज़्यादा बेटर होता है, उसके नंबर भी ठीक ठाक थे। इस क्वार्टर के शायद थोड़े ढीले थे, लेकिन अदरवाइज उसके नंबर ठीक ठाक आते हैं। तो अगर आप इस सेक्टर में ही जाना चाहते हैं तो वो ज़्यादा बेटर पीयर आपको दिखाई पड़ सकता है। ये थोड़ा भागा हुआ शेयर है, और दूसरी चीज़ ये थोड़ा चलता भी अजीब अजीब से, तो बेटर ये है कि आप उसको देख सकते हैं। ओके, व्हेन विल वी सी FI स्टार्ट बाइंग? विकी साहब, एक छोटा सा तथ्य रखूँगा, गलत भी हो सकता हूँ मैं। जब बाज़ार टूटा था मार्च 2020 में, तब बाज़ार ने बिल्कुल धराशायी हो गया था, उस समय पर FIs की बाइंग आई थी, और उस समय से FIs ने मोटे मोटे आंकड़ों में बाय किया था, 5-5 हज़ार करोड़, 4-4 हज़ार करोड़, 6-6 हज़ार करोड़, इस तरह के आंकड़ों की बाइंग हो रही थी। वो बाइंग करते गए, और बाज़ार आपने देखा एक ड्रीम रन दिखा के गया। वो 7,200 वाला बाजार आज आपके सामने 18,600 खड़ा हो गया, तो डबल 2.5 गुना इस तरह की मूव, स्टॉक स्पेसिफिक तो अलग ही मूव आए। और सबसे ज़्यादा चले भी कौन, जो FIs फेवरेट शेयर थे, HDFC लिमिटेड, लाइफ, AMC टाइप्स, 50 नाम जो है। तो इतनी बड़ी तेज़ी के बाद अगर वो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, आपने भी किया ही होगा, हम सभी करते हैं, तो अगर प्रॉफिट बुक कर रहे हैं तो उसमें घबराने वाली क्या चीज़ है? क्या होगा? बाजार नीचे आ रहा है, आने दीजिए, और नीचे आ रहा है, आने ददीजिए। 7,500 का इंडेक्स 18,000 पे जाके टूटा और 15,000 पे आके रुका, और वहाँ से दोबारा FIs की बाइंग आई, तो 110% वो अपने पुराने हाइज काटती हुई जाएगी। तो ऐसे बाइंग, ऐसी सेलिंग, ऐसी बाइंग, ऐसी सेलिंग सालों साल आती रहती है, जाती रहती है, FIs की बाइंग होती रहती है और अलग भी होती रहती है। तो आपको कॉल उसके हिसाब से लेना है कि आपका इंडिविजुअल ट्रेड क्या है, आपका इंडिविजुअल
वैल्यू कंपनी में मिल रहा है तो आप ज़रूर एंटर करिए, आपको नहीं मिल रहा आप निकल जाइए। लेकिन ये फंड बाइंग किसी को नहीं पता सर कब होगी। LIC की फंड, LIC के IPO में मासिव मनी लगनी है, आप ये मान के चल ही सकते हैं। अगर वो मिनिमम साइड पे भी रकम उठाते तो भी 55,000 करोड़ रुपए, 50 से 55,000 करोड़ रुपए के आसपास का वो IPO होगा। अब तक का सबसे बड़ा IPO रहा है पेटीएम, 18,000 करोड़ का, उसका भी 3 गुना रफली। तो इतनी बड़ी रकम उठाएंगे अगर बाजार में तो पैसा तो निकलेगा ही ना, या तो एग्जिस्टिंग इक्विटी से निकलेगा या नया पैसा आएगा। नया पैसा कैसे आएगा? एग्जिस्टिंग इक्विटी से भी तो बड़ा पैसा निकलेगा, जो प्रॉफिटेबल है वो वहाँ से निकलेंगे और उन जगहों पे डालेंगे जहाँ पे उन्हें अपॉर्चुनिटी दिख रही होगी। तो ये सब चर्निंग तो रहती है मार्केट्स के अंदर, ये थ्रू आउट रहती है, पूरी ज़िंदगी रहेगी। तो इसको आप कभी DIs बेचेंगे, कभी FIs बेचेंगे, अपना स्टॉक देखिए किस भाव पे आपको मिल रहा है, कंपनी अच्छी है, बढ़िया दाम है, एंटर कर जाइए, खत्म। ओके आगे बढ़ते हैं। HPCL, BPCL, IOC लॉन्ग टर्म। शरद साहब तीनों ही वैसे तो लॉन्ग टर्म टाइप नहीं है, लेकिन अगर फिर भी आप जाना चाहें तो BPCL हो जाइएगा। उसकी वजह है डिविडेंड एक, दूसरा कोई बड़ा इन्वेस्टर आता है, मान लीजिए कोई स्टेक सेल के लिए इन्वेस्टर आता है तो आप उसको देख सकते हैं एक बार को फिर भी, क्योंकि BPCL केस में ये चीज़ कंफर्म है कि कोई भी ट्रेडर मतलब इन्वेस्टर आए उसके अंदर जो कंपनी को चलाने लग जाए तो उसकी सिचुएशन बेटर होती हुई दिखाई पड़ सकती है। जो मिसाल के तौर पे फिलहाल उसका नाम आ रहा है वेदांता के अनिल अग्रवाल साहब का, लेकिन IOC और HPCL में ऐसा कुछ भी नहीं आया, तो अकॉर्डिंगली आपको यहाँ कॉल लेनी होगी। लेकिन ज़्यादा बेटर इन तीनों में अगर कोई है तो आप एक बार को BPCL को देख सकते हैं। चले फिलहाल अब इतने सवालों को मैं शामिल कर पाऊंगा, माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे सवाल मैं नहीं ले पाया। एक जाने से पहले मन्नापुरम पे और बात कर लेता हूँ, क्योंकि मन्नापुरम में शेयर में बहुत बिकवा लिया है 2 दिन में। सर इसके नंबर वीक थे, MFI कारोबार जो है माइक्रो फाइनेंस कारोबार, उसमें प्रॉब्लम थी, उसके NPA बढ़कर आए थे, और दूसरे इनके हाउसिंग लोन कारोबार में NPA बढ़कर आए थे, जिसकी वजह से शेयर टूटा है। लेकिन गोल्ड लोन, क्योंकि गोल्ड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो इनकी जो LTV है वो इम्प्रूव होती है, तो वो इनको थोड़ा सा रिस्पाइट दे सकती है। तो इतनी गिरावट के बाद गोल्ड अगर चलता रहा तो शायद थोड़ा सपोर्ट इनको मिलता हुआ दिखाई पड़ा, लेकिन सो फार नंबर्स वीक थे जो 2 दिन पहले आए थे। अच्छा चलिए, इसी नोट के साथ आप हमें साथ जुड़ सकते हैं। @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है, और साथ ही साथ कल वीकली एक्सपायरी है, ध्यान संभल कर आप ट्रेड करिएगा। नमस्कार।